हेलो स्टूडेंट, आज बात करेंगे कि बचे हुए दिनों में हम कैसे तैयारी कर सकते हैं ताकि आपके 0 से 90% प्लस मार्क्स आए। तो करना क्या है, सिर्फ एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़नी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको आइडिया होगा कि पेपर किस तरह का आएगा, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। वैसे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं अभी इस वीडियो में बताऊंगा आपको। हर चैप्टर के कौन से एक या दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे हर साल क्वेश्चन आते हैं। अगर आप मात्र इन टॉपिक्स को कवर करके जाएंगे तो सिर्फ साइंस में ही नहीं, सभी चैप्टर के और सभी सब्जेक्ट के मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जिससे आपके 0 से 90 प्लस मार्क्स आ सकते हैं। तो सीबीएसई टॉप करना है, कैसे लाएं 0 से 90 प्लस मार्क्स, ये मैं बताऊंगा। आपको कुछ नहीं करना। करना क्या है, सिर्फ पढ़ाई करनी है। 2-3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ पढ़ाई करनी है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो साइंस में हमारे पास टोटल 13 चैप्टर्स हैं। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स को मिलाकर 13 के 13 चैप्टर आज हम डिस्कस करते हैं। केमिस्ट्री के 4, बायोलॉजी के 5 और फिजिक्स के भी 4। केमिस्ट्री का सबसे इजी चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है। पूरे चैप्टर में रिएक्शन क्या होती है, इक्वेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, चैप्टर खत्म है। इतना आप कर लेते हो, चैप्टर खत्म है, कुछ नहीं करना। बायोलॉजी में आर एनवायरमेंट, इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इन्वायरमेंट क्या होता है, फूड वेब, फूड चेन, एनर्जी ट्राइंगल, 10% लॉ, इतना सब है पूरे चैप्टर में। एक टॉपिक और है, चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तब डिस्कस कर लेंगे। अब आते हैं फिजिक्स के सबसे इजी चैप्टर पे, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड अगर आपने 10th में जब भी टीचर ने पढ़ाया होगा, लाइट अगर थोड़ा बहुत कर लिया हो, तो सबसे इजी चैप्टर पूरे फिजिक्स का ही है। ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। आई के बारे में बताया गया है, हमारी आई कैसे वर्क करती है, कौन कौन से पार्ट होते हैं और कौन कौन से आई के डिफेक्ट होते हैं और डिफेक्ट को करेक्ट कैसे किया जाता है। बस इतना है इस चैप्टर में। फिर अगर हम मॉडरेट चैप्टर्स की बात करते हैं, आइए देखते हैं कौन कौन से हमारे पास हैं। तो केमिस्ट्री में मॉडरेट चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कुछ बच्चों को लगेगा कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हार्ड चैप्टर में क्यों नहीं डाला। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड सबसे इजी चैप्टर हो सकता है, लेकिन बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि 10th में सबसे पहली बार आया है ये। तो इसके नाम याद रखने में और इसके फंक्शनल ग्रुप को लगाने में बच्चे करते हैं अक्सर गलतियां। तो इसको मैंने मॉडरेट कैटेगरी में डाला है क्योंकि बच्चे कर लेते हैं इसको, बस थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। बायोलॉजी में है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एंड हेरिडिटी। ये मॉडरेट चैप्टर्स हैं क्योंकि हार्ड चैप्टर हो जाता है लाइफ प्रोसेस एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बच्चे इसमें हार्मोन के नाम, एंजाइम्स का फंक्शन, इसमें इतना कंफ्यूज होते हैं कि पूरा चैप्टर खराब कर देते हैं, इसलिए। और फिजिक्स में आपके मॉडरेट चैप्टर हो जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड करंट। लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन थोड़ा बहुत हार्ड चैप्टर है, बच्चों को रे डायग्राम समझ नहीं आते, लाइट कहां जाएगी, कैसे जाएगी, लॉ क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं। रिफ्लेक्शन में रिफ्रैक्शन लगा रहे हैं, रिफ्रैक्शन में रिफ्लेक्शन लगा रहे हैं। दोनों चीजें सिमिलर लगती हैं लेकिन सिमिलर है नहीं। ये सब चीजें हम कवर करेंगे अपनी आने वाली वीडियोस में। बस सिर्फ पढ़ाई करनी है और एनसीईआरटी आपको कवर करनी है। एक्स्ट्रा चीजें ज्यादा आपको नहीं करनी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। मेरा सजेशन यही रहेगा, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो मैं कंप्लीटली अपने चैनल पर डाल चुका हूं, इसको वहां से देख लीजिए। आर एनवायरमेंट भी जल्दी आ जाएगा। आर एनवायरमेंट, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड को एनसीईआरटी से रीड करके खत्म करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। ज्यादा क्वेश्चन नहीं लगाने, 2024 का पेपर, 2023, 2022 के ये पेपर आपको सॉल्व करने हैं। ज्यादा पुराने सॉल्व करेंगे, ज्यादा पुराने पेपर और अब के पैटर्न में बहुत ज्यादा फर्क है, तो 2-3 साल के ही आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने हैं। उसके बाद जब ये 3 चैप्टर आपके हो जाएंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी आपको खत्म करना है। बायो के ये आर एनवायरमेंट के बाद में सबसे इजी टॉपिक्स हैं। इसमें प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और प्लांट रिप्रोडक्शन के बारे में बताएंगे। सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है,
एसेक्सुअल के टाइप्स क्या होते हैं और सेक्सुअल में क्या क्या चीजें होती हैं, ये सब चीजें आपको करनी है। और एनसीईआरटी से जैसे अब रीड करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, एनसीईआरटी रीडिंग अधिकतर बच्चों को नहीं आती है। उनका मतलब क्या होता है, जैसे अपने मम्मी पापा सुबह सुबह अखबार पढ़ते हैं, पहला टॉपिक उठाया, लास्ट टॉपिक उठाया, रीड कर देंगे बिना सांस लिए, वो रीडिंग है। एक्चुअल में वो रीडिंग नहीं है। रीडिंग क्या है, आपने एक लाइन पढ़ी है, उस लाइन का मतलब, उसमें जो भी टर्म यूज हुई है उस टर्म को आपको दिमाग में रखना है। उस लाइन का क्वेश्चन जब भी उठकर पेपर में आएगा उस टर्म से आप बना लोगे। अगर आप डायरेक्ट ऐसे रीडिंग कर दोगे पेपर नहीं सॉल्व होगा। लाइन टू लाइन रीड करना है और उसकी हिंदी यानी कि उसके कॉन्सेप्ट को आपको दिमाग में रखना है। ये चीज आप जैसे कर लेंगे सबसे इजी साइंस लगेगी आपको, ठीक है। फिर हम लास्ट में पहुंचेंगे हमारे एक और एक 4-5 चैप्टर के पास, ठीक है। यानी कि अब तक हम 7 चैप्टर कवर कर चुके होंगे, बचे 5 चैप्टर्स में हम ज्यादा ध्यान लगाएंगे। अगर मैं इन 5 में बताऊं तो केमिस्ट्री के चैप्टर सबसे इजी चैप्टर होंगे, उसके बाद बायो, देन फिजिक्स। फिजिक्स में बच्चे अधिकतर गलतियां करते हैं, तो इनके अब मैं एक एक टॉपिक बताऊंगा आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। तो सबसे इजी से चालू करते हैं। तो पहला चैप्टर केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के कुछ नहीं है, सबसे इजी चैप्टर और सबसे इजी टॉपिक्स। सभी एनसीईआरटी की रिएक्शन, एनसीईआरटी की रिएक्शन चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 तीनों की इंपॉर्टेंट है। एक एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है सीबीएसई पेपर के बेसिस के लिए। सारे टाइप, जितने भी टाइप ऑफ रिएक्शन है सभी बैलेंस, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना आना चाहिए, इसके बाहर कुछ नहीं है। चैप्टर का कुछ नहीं आएगा पेपर में इसके बाहर। आज एनवायरमेंट में 10% लॉ, फूड चेन एंड फूड वेब, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। अब इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, ठीक है। ओजोन डिप्लीशन हो गया, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज हो गए, सब चीजें। फिजिक्स में ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड को देखें, इसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, डिफेक्ट्स, प्रिज्म एंड इन्वायरमेंटल रिफ्लेक्शन, तारों का चमकना, ठीक है, रेनबो, और जो स्टार है हमें उसकी एक्चुअल पोजीशन से ऊपर क्यों दिखता है, और सूरज ढलने के बाद हमें रोशनी होराइजन पे क्यों दिखती है। ये सारे ही टॉपिक रिलेट हैं इन्वायरमेंटल रिफ्लेक्शन से। तो ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं पेपर के लिए। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, आइए मॉडरेट चैप्टर के बारे में जानते हैं। तो कार्बन एंड कंपाउंड में कार्बन क्या होता है, उसके कार्बन में कैसे ऐसे क्वालिटीज हैं या क्या है उसमें कि हम बकायदा ऐसे अलग चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको करनी है पूरे चैप्टर में। इसके फंक्शन, फंक्शनल ग्रुप कैसे रखते हैं, जो हमने कंपाउंड बनाया है उसका नाम क्या होगा, आईयूपीएसी। आईयूपीएसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। आईयूपीएसी एस्टरिफिकेशन और सपोनिफिकेशन, जितने भी इसमें रिएक्शंस हैं, पहले भी कहा था केमिस्ट्री में रिएक्शन टिप्स पे याद कर लेना, तभी केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व कर पाओगे। होमोलोगस सीरीज क्या होता है, कार्बन एंड कंपाउंड क्या होता है, इसमें एक चीज और है एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स के क्वेश्चन में एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, एलोट्रॉप्स का फॉर्मूला क्या है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें भी एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन के फॉर्मूले हैं। जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या फॉर्मूले हैं, उनको कैसे अप्लाई किया जाता है। तो बायोलॉजी में हम देखते हैं रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी। हेरिडिटी देख सकते हैं, बहुत छोटा टॉपिक है, इसको पहले कवर कर देता हूं। हेरिडिटी होती क्या है, मेरे से मेरे जीन मेरे नेक्स्ट जनरेशन के ट्रांसफरेशन को हेरिडिटी बोलते हैं। यानी कि मेरे काले बाल हैं तो मेरे नेक्स्ट जनरेशन के भी काले ही बाल होंगे, ठीक है। अगर मेरे आई का कलर ब्लैक या ब्राउन, इनमें से कुछ भी है, तो मेरे नेक्स्ट जनरेशन का कलर भी ब्लैक एंड ब्राउन ही होगा। ये है ट्रांसफर ऑफ जीन को हम हेरिडिटी बोलते हैं। जीन क्या होता है, पार्ट ऑफ डीएनए दैट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन। तो हेरिडिटी बहुत छोटा सा है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें।
दोनों में ही इनके रेशियोज पे क्वेश्चन आता है, तो इनके रेशियोज कभी ना भूलना। और इनके रेशियो में एक टर्म आती है, बच्चों को अधिकतर पता नहीं है, वो फिनोटाइपिक रेशियो एंड जीनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो वो है जब हम फिजिकल अपीयरेंस को देखकर उसके बताते हैं। जीनोटाइपिक रेशियो वो है कि हम उसकी जेनेटिक मेकअप को देख के उसका रेशियो बताएंगे। दोनों रेशियो बहुत कम चांसेस में सिमिलर आएंगे, और सिमिलर आने के चलते बच्चे कंफ्यूजन हो जाती है। कंफ्यूजन नहीं करनी है, इसका रेशियो अलग होगा, इसका रेशियो अलग होगा, ये चीजें ध्यान में रखनी है। पेपर में कौन सा रेशियो पूछा है उसके अकॉर्डिंग ही आंसर करना है। नेक्स्ट है इसमें ट्रेड्स। तो हेरिडिटी का चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हैं सर जॉर्ज मेंडल की बदौलत। इन्होंने पाइसम सटाइवम पे रिसर्च करके उनके 7 ट्रेड्स और 14 कैरेक्टर्स के ऊपर रिसर्च के करके बताया था कि उनमें हेरिडिटी और ट्रांसफर ऑफ जीन होता है। तो पाइसम सटाइवम एक्चुअली में मटर है, तो उनके 7 ट्रेड्स को आपको पता करना है, कौन सा डोमिनेंट है कौन सा डोमिनेंट नहीं है। लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, मैंने इसमें लॉ नहीं लिखी, आप ध्यान रखना, लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एसेक्सुअल, यदि आपको ध्यान रखना है। डायग्राम, पूरी बायोलॉजी में सारे के सारे डायग्राम विद करेक्ट लेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्लावर रिप्रोडक्शन में आपको पॉलिनेशन ध्यान में रखना है और मेल पार्ट फीमेल पार्ट ध्यान में रखना है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में दोनों डायग्राम, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्शन एंड फीमेल रिप्रोडक्शन। ह्यूमन हेल्थ का टॉपिक, एडोलेसेंस वगैरह क्या होती है ये सब आपको पता होना चाहिए। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या होती है आपको पता होना चाहिए। मेनोपॉज क्या होता है पता होना चाहिए। और ऑफस्प्रिंग का डेवलपमेंट कैसे होता है, जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट से ऑफस्प्रिंग फॉर्मेशन क्या होता है पता होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं और कंसेप्शनल बेस आते हैं। एक्स वाई से मिला है तो सी बना है, तो आपको एक्स और वाई का फॉर्मेशन पता होना चाहिए। फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी मॉडरेट है। सभी फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं, सभी फॉर्मूले मतलब ओम्स लॉ का फॉर्मूला, करंट का फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, सारी चीजें। रेजिस्टेंस के क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक सर्किट दे दिया जाएगा, उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछेगा और उस रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग उसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है और सर्किट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पूछते हैं आपसे। रेजिस्टेंस और सॉरी यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस पीछे लिख दिया, यहाँ रेजिस्टिविटी लिखना था मेरे को, इसको करेक्ट कर देता हूं। रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें वायर की लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंजेस करके रेजिस्टेंस पूछते हैं। जैसे क्वेश्चन पेपर में आंसर आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। दूसरा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, कि करंट के चलने से हीट कैसे प्रोड्यूस होती है, वायर में जैसे करंट चलेगा या दौड़ेगा उससे हीट कैसे प्रोड्यूस होती है, ये सब चीजें में क्वेश्चन आते हैं। पावर के क्वेश्चन आते हैं कि बल्ब इतने वाट का है, इतने घंटे या इतने टाइम चला, आप पावर कंजप्शन बताइए। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी जो बता दिया। मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म आपके सिलेबस में पहली बार आया है। मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, फील्ड लाइंस क्या होती है। तो मैग्नेट के चारों तरफ जितने एरिया में वो मैग्नेट या फिर मेटल के सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट कर सकता है वो हो उसका मैग्नेटिक फील्ड। और जहां तक एक लाइन निकाल रहा है, वो क्या निकाल रहा है, लाइन, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन कैसे है उसको हम प्रेडिक्ट करते हैं एक इमेजिनरी लाइन फॉर्मेशन करके, उसको बोलते हैं लाइन। तो मैग्नेट या फिर जहां से भी करंट पास हो रहा है, किसी वायर से अगर करंट पास होगा तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे कैसे बन रही है ये हमें ड्रॉ करना होगा। ऐसे क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। और है फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड कैसे ड्रॉ करेंगे करंट कैरिंग कंडक्टर में आपको बता चुका हूं, पाम रूल से। ठीक है, पाम रूल में क्या करना है, थंब को करंट के डायरेक्शन में पुट करना है और
फिंगर के कर्ल करने से, यानी कि फिंगर जिस साइड कर्ल करेंगे उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की लाइन जाएंगी। दूसरा है हमारा डोमेस्टिक सर्किट, इतना नाम इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा मैं इसमें, अगर बहुत रेयर चांसेस होंगे इससे कभी कभार क्वेश्चन आ जाए। फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फोर्स जनरली फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल से बताया गया है। मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप पाम रूल ही यूज करें। पाम रूल कैसे यूज करना है, करंट के डायरेक्शन में आपको पाम रखना है। पहले हमने क्या करा, करंट के डायरेक्शन में थंब रखा था और जहां पे हमने उंगलियां कर्ल करी थी उससे हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पता लगा रहे थे। अब आपको अगर फोर्स का पता लगाना है तो पाम लेना है और करंट के डायरेक्शन में ऐसे रखना है। जैसे अगर करंट यहां जा रहा है तो ऐसे रखेंगे, ठीक है, और इसके डायरेक्शन में उंगलियां जिस साइड फोल्ड हो रही हैं उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। जैसे कि करंट इस तरफ है तो अब मैंने पाम को ऐसे रखा, मेरी उंगलियां नीचे की तरफ फोल्ड हो रही है, यानी कि नीचे की तरफ फोर्स जा रहा है, ठीक है, तो फोर्स नीचे की तरफ पार्टिकल पे लगेगा। तो ये सब टॉपिक्स हैं जो कि हमें कवर करने हैं और आपको भी जल्दी से करना है। मैं भी कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी वीडियो बना के आपको टॉपिक्स कवर कराऊं। और अब हमारे रह गए हैं हार्ड चैप्टर। आपके अकॉर्डिंग जो भी हार्ड हैं उन्हें भी देख लेते हैं आपके अकॉर्डिंग क्या हार्ड है। अब देखते हैं हार्ड चैप्टर्स को कैसे कवर करें। अब जब चैप्टर हार्ड है तो टॉपिक्स को धीरे धीरे कवर किया जाएगा। अब करना कैसे है, करना ऐसे होगा कि उनके 4-5 टॉपिक बना लीजिए, उन टॉपिक्स को धीरे धीरे कवर कीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट में करना क्या है, इसमें 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहला है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, दूसरा है सॉल्ट की प्रिपरेशन। इसमें कुछ सॉल्ट दे रखे हैं, लास्ट में जब देखोगे ना वॉशिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ठीक है, तो ऐसे कई कई तरह के 4-5 एग्जाम्पल दे रखे हैं सॉल्ट के। इनके प्रॉपर्टीज, यूजेस, प्रिपरेशन कभी के बारे क्या पूछते हैं, हर पेपर में आएगी, तो ये आपको याद रखना है। और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए आ सकता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, कंपाउंड के साथ में लगने वाले पानी के मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल कंपाउंड को क्रिस्टल फॉर्म में रखते हैं। क्रिस्टल फॉर्म में कंपाउंड जब भी रहेगा तो वो सबसे पहले तो इनसॉल्युबल रहेगा, उसका स्ट्रक्चर टूटेगा नहीं और स्टेबल रहेगा, और क्रिस्टल के वजह से उसमें कलर आएगा, कलर। तो जैसे फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल का फॉर्मूला है फेरस सल्फेट डॉट हेप्टाहाइड्रेट, यानी कि 7H2 उसके साथ में जुड़े होते हैं, तो उसकी वजह से उसका कलर हो जाता है ग्रीन, हरा कलर हो जाता है उसके अंदर। अब देखते हैं मेटल्स एंड, सॉरी नॉन लगाना भूल गया, मेटल्स एंड मेटल्स लिख दिया, अब रात का समय है तो थोड़ी बहुत झपकी सी लग जाती है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल एंड नॉन मेटल में जैसे देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट में कुछ होते हैं मेटल्स, कुछ होते हैं नॉन मेटल्स। इनमें से एक भाई साहब को हटा देते हैं, ठीक है, कार्बन, वो अलग ही पढ़ते हैं, उसका तो बात ही निराली है। इनके बारे में पढ़ेंगे क्या, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी बड़ी सिंपल है, सोनोरस, डक्टिलिटी, ठीक है, ऐसे तरह तरह के, जैसे उनकी शेप क्या है, प्रॉपर्टीज है, सॉलिड में रहते हैं, केमिकल में रहते हैं, लिक्विड में रहते हैं, सोनरस हैं, डक्टाइल हैं या मेलिबल हैं, ये सब चीजें पूछ लेते हैं। डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, कभी कभार इनडायरेक्ट भी पूछ लेंगे, कहानी के तौर पे पूछ लेंगे कि एक सब्सटेंस या फिर एक मैट या फिर एक ऑब्जेक्ट है जो कि आवाज कर रहा है, यानी कि सोनरस है वो, ठीक है, और एमसीयू में से 4-5 ऑप्शन दे दिए, तो 3 नॉन मेटल होंगे, अगर एक मेटल हो गया उसको टिक कर देना, या फिर 2 मेटल हो आपके पास जिसमें से एक मरकरी हो और दूसरा मैं कहूं जैसे आयरन हो, तो मरकरी सोनरस नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। मरकरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है, तो मेटल होने के बावजूद भी सोनरस नहीं होगा। कुछ चीजें एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन से बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए
हर साल पेपर बनता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एक्सट्रैक्शन, बच्चे एक्सट्रैक्शन में इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिएक्शन को क्या करना है। सिंपल चीज याद रखनी है, एक्टिविटी सीरीज है, जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट ऊपर है, लोअर रिएक्टिव नीचे है, जो मिडिल के हैं। ऊपर का अलग फंडा है, नीचे का अलग फंडा है। ठीक है, तो जो बीच के उनका क्या करना है, सल्फाइड कंपाउंड के, यानी कि जिनके साथ में एस लगा है, सल्फर लगा है, उनकी करनी है रोस्टिंग। ठीक है, एक्सेस ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करनी है, रोस्टिंग करनी है। जिनके पास कार्बोनेट लगा है, कॉपर कार्बोनेट हो गया, या फिर मरकरस सल्फाइड हो गया, मरकरस सल्फाइड HgS, तो इनकी करोगे रोस्टिंग, कार्बोनेट की करोगे कैल्सिनेशन। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है, बाकी रिएक्शन याद कर लोगे, हो जाएगा एक बार में। कोरोजन टॉपिक आपने चैप्टर 1 में भी करा था, कोरोजन डेंसिटी के तौर पे, और यहां पर भी आ गया है। ज्यादा फर्क नहीं है, सेम ही टॉपिक है, एक दो टर्म्स बढ़ जाती हैं, वो आपको एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे कवर हो जाएगी। अब आते हैं हमारे बायोलॉजी। बायोलॉजी में दो चैप्टर ऐसे हैं जो बच्चों को फेल करार कर देते हैं कि भैया बच्चे पढ़ेंगे नहीं, इसको अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, वो फेल है, पहले ही फेल मान लो अपने आप को। होता क्या है इसमें, बच्चों को दिक्कत है एंजाइम और हार्मोन को याद रखने में। एंजाइम और हार्मोन के जब तक आपको फंक्शन क्लियर नहीं होंगे, कहां पे प्रेजेंट होते हैं लोकेशन याद नहीं होगी, और उनका टारगेट एरिया क्या है नहीं पता होगा, तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन ध्यान में रख लेना, सेप्रोफाइटिक है, ऑटोट्रॉपिक है, हेट्रोट्रॉपिक है, क्वेश्चन आ सकता है इनमें। डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सभी के डायग्राम और इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे डाइजेशन में पूरा डाइजेशन का डायग्राम है। ठीक है, पाथवे है डाइजेशन का, माउथ से लेके पूरा एनएस तक का, एक एक हार्मोन कहां रिलीज होता है, कौन रिलीज करता है, कहां पर एक्ट करता है, उसका फंक्शन क्या है, ये ध्यान में रखना है आपको। सर्कुलेशन में हार्ट का डायग्राम, डबल सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, डबल सर्कुलेशन के अक्सर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कौन सी आर्टरी बड़ी है, कौन सी वेन बड़ी है, ये चीज ध्यान में रखना है, एक एक टर्म में कंफ्यूजन के तौर पे क्वेश्चन बना देंगे। रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन में इनके डायग्राम और इनके जैसे विलाई क्या होती है, और डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट के फंक्शन क्या है, एलसीटी, पीसीटी क्या है, डीसीटी क्या है, इनकी फुल फॉर्म क्या है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, ये चीज ध्यान में रखनी है आपको। अब है हमारा लास्ट चैप्टर लाइट। लाइट बेसिकली इतना इजी चैप्टर है, लेकिन बच्चों के इसी में मार्क्स नहीं आते। अब रीजन क्या है, रीजन ये है कि वो रटते हैं। क्रैमिंग नहीं करनी है आपको, आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। एक रे अगर इस डायरेक्शन से आ रही है और ये प्लेन यहां पर है, तो वो सेम एंगल बना के यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। और स्नेल्स लॉ बच्चों को लिख नहीं पाते हैं। इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में ये सब चीजें सेम पॉइंट पर आया करती हैं, ये एक लॉ है। ठीक है, इनके एंगल सेम रहेगा, ये आपको लिखना, ज्यादा कोई एक्स्ट्रा नहीं लिखना, अपनी वर्डिंग में लिख दोगे मार्क्स मिल जाएंगे। डायग्राम बना दोगे तो और एम्फसाइज तरीके से टीचर को लगेगा बच्चे ने अच्छा कराया, वो और अच्छे मार्क्स दे देगा। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन क्या होती है, किसी भी चिकने सरफेस से आपके रे का टकरा के वापस आना। रिफ्रैक्शन क्या होती है, किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट का ट्रेवल करना। यानी कि एयर से अगर ग्लास मीडियम में लाइट ट्रेवल करेगी तो वो रिफ्रैक्ट करेगी। रिफ्रैक्ट का मतलब होता है जब भी लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है तो नॉर्मल की टवर्स डाइवेट हो जाती है। जैसे मान लो इस तरफ है लाइटर मीडियम और इस तरफ है डेंसर मीडियम, ये रे आई इस तरफ, इसको टेक्निकली ऐसे जाना था, ऐसे, तो यह है नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ चिपक जाएगी। तो जैसे ही आई ये क्या करेगी, नॉर्मल की तरफ जाएगी और ऐसे चली जाएगी, डेविएट होगी नॉर्मल की तरफ। तो ये टॉपिक्स थे जिनको आपको एनसीईआरटी से कवर करना है और प्रीवियस क्वेश्चन लगाने हैं, तो आपके मार्क्स बन जाएंगे। अब एक लास्ट बात कहूंगा, सुनिए उसको ध्यान से।
तो आखिर में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आपको बस सुबह उठ के जल्दी पढ़ना है। स्कूल जा रहे हो तो स्कूल जाइए, ठीक है। स्कूल से आने के बाद आधा एक घंटा रेस्ट करने के बाद फिर से पढ़ाई चालू कर दो। कोई डाउट आए मेरी टेलीग्राम चैनल पे बस मैसेज करो, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूंगा, ठीक है। और अगर टेलीग्राम पे मैसेज नहीं आता है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपके जो भी डाउट होंगे वो मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, इस वीडियो से आपको कोई भी नॉलेज मिलती है। शेयर करिए, लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंगबली।